नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल का। जो भी हमने पिछले लेक्चर पे एनालिसिस किया था उसी मॉडल का अब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि जो उसके आउटपुट्स आए हैं उसको हम किस तरह से समझें। तो दोस्तों, उसको समझने के लिए हमें इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू कैसे आई। तो ये जो ग्राफिक विंडो में हम अपना पाथ मॉडल देख रहे हैं, इसमें तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो जो ये आउटर लोडिंग है, ये वैल्यू और प्लस पाथ कोएफिशिएंट, और एक ये वेरिएंस, ठीक है। और इसके साथ साथ हम जो है इस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल की जो हमारे पास इंटरनल रिलायबिलिटी क्या है पर्टिकुलर इंडिकेटर की, और इंडिकेटर की रिलायबिलिटी निकालेंगे, इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम फाइंड आउट करेंगे, प्लस इसके साथ साथ जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी और जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब जो है एक्सप्लेनेशन हमें करना है इनका कि ये इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे आई, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, और इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालनी है कंपोजिट रिलायबिलिटी की। और कंपोजिट रिलायबिलिटी का ये फॉर्मूला है हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन भी किया था कि ये जो फॉर्मूला है इस तरीके से हम जो है इंडिकेटर जो कंपोजिट रिलायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, तो हमें जो इसकी अलग अलग कंस्ट्रक्ट की हमें कंपोजिट रिलायबिलिटी निकालनी है, तो उसको इसके लिए हमें क्या करना है कि जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं इसके थ्रू, स्मार्ट पीएलएस के थ्रू, उन रिजल्ट्स के थ्रू जो है हम जो है अपने कंस्ट्रक्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालेंगे। इंटरनल कंसिस्टेंसी कंपोजिट रिलायबिलिटी से हम इसलिए निकालते हैं कि एक तो वैसे हम क्रोनबेक अल्फा के थ्रू भी किसी भी कंस्ट्रक्ट की इंटरनल कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वो जो वैल्यू आती है अंडर एस्टिमेट करके बता रहा है। तो इसमें कंपोजिट रिलायबिलिटी की जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम क्रोनबेक अल्फा के थ्रू वैल्यूज को निकालें तो वो कम आती है, अंडर एस्टिमेट करके बताता है वो जो उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की वैल्यू को। अब देखिए, इसको निकालने के लिए ना हमें एक तो फॉर्मूले के हिसाब से एक तो इसका स्क्वायर चाहिए, है ना, तीनों का। ये जो फॉर्मूला है एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं कि ये जो फैक्टर लोडिंग है या आउटर लोडिंग जिसको मैं कह रहा हूं, इन तीनों का, एक तो तीनों का हमको इसमें वो चाहिए, जो वैल्यू आ रही है इनका ऐड कर लेंगे और फिर इसको स्क्वायर कर लेंगे। तो पहले मैं एक कंस्ट्रक्ट की कंपोजिट रिलायबिलिटी निकालना चाहता हूं जिससे हम एक्सप्लेन कर सके कि ये वैल्यू कैसे आई है। अब ये जो वैल्यू है, मान लीजिए पहली हमारे पास जो है 0.84, तो इस वैल्यू को जो है हम ऐड कर लेंगे। ये वैल्यू आ गई, देखिए मैं इसको दोबारा से करता हूँ, 0.8426, 2 और 6 प्लस 0.7921 प्लस 0.7899, ठीक है। तो इनको हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ गई, ये आ गई 2.42। अब इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है ये स्क्वायर भी कह रहा है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग तीनों को ऐड करके, तो ये आ गया 5.87। 5 जो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ये हमने लिख लिया इसको 5.87 इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, 5.87 आ गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो है इसमें मेजरमेंट एरर हमको चाहिए। ये देखिए, इसमें जो है ये इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट एरर हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस आउटर लोडिंग का स्क्वायर। तो तीनों ही
जो हमारे पास आउटर लोडिंग है उनका स्क्वायर लिख लेते हैं हम। तो जैसे पहला वाला जो हमारे पास आउटर लोडिंग की वैल्यू है वो है 0.8428 0.842। चलिए 0.842 का हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिया, तो ये 0.708, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 0.708। दूसरा जो है आइटम, उसकी जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं, वो है इसमें 0.79। ये देखिए ये है 0.792, तो इसको हम लेते हैं 0.792 का स्क्वायर, तो ये आ गया 0.627। यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 0.627, सॉरी। इसके बाद जो है तीसरा जो हमारे पास है इंडिकेटर, वो है 0.7899। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 0.7899 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 0.623। यहाँ पर हमने लिख दिया इसको 0.623। तो तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर की, है ना, फैक्टर आउटर लोडिंग का स्क्वायर कर लिया। अब चूंकि हमें जो चाहिए वो इसका 1 माइनस, ठीक है ना, मेजरमेंट एरर की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस आउटर लोडिंग का स्क्वायर। तो आउटर लोडिंग का स्क्वायर तो हमने कर ही लिया और फिर तीनों को सम कर देंगे। तो ये एक तरह से मैं जो है जब ई निकालेंगे हम, तो मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं 1 माइनस, ये आ गया आपका 1 माइनस 0.708। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 0.7008, ठीक है, इक्वलेंट टू 0.292। ठीक है, दूसरी हमने इसी तरीके से वैल्यू को फाइंड किया, वो है 1 माइनस 0.627। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.373, ये आ गया 0.373। और तीसरी जो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू हम निकालेंगे 1 माइनस 0.623, तो ये आ गया 1 माइनस 0.623, ये इक्वल आ गया 0.377। अब इन तीनों वैल्यूज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, देखिए इस तरीके से ये आ गया हमारे पास 0.292 प्लस 0.373 प्लस 0.377। ठीक है, तीनों वैल्यू को ऐड करने के बाद हमारे पास जो एरर वाली आई है वो वैल्यू आ गई 1.04 और 1.042। ठीक है, यहाँ हमने 2 लिख लिया। अब कंपोजिट रिलायबिलिटी में हमें कौन कौन सी चाहिए थी वैल्यू, एक तो ये स्क्वायर, ठीक है, तो वो यहाँ पर आ गई हमारे पास। तो अब इसको जरा हम जो है इस तरीके से लिख लेते हैं 5.87 और डिवाइडेड बाई, है ना, इसको डिवाइड करना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ, डिवाइड के बाद जो है इसको, इस वैल्यू को हमें ऐड भी करना है। ठीक है, एरर वाली वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे। तो ये आ गया 5.87 प्लस 1.042, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसको हम एक बार इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करते हैं, 5.87। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6.92। इसका हम जब इनवर्स कर देंगे, है ना, इनवर्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5
0.87 से। तो हमारे पास जो आ गई वैल्यू वो है वैल्यू पॉइंट, शायद इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, फिर से हम एक बार इसको करते हैं। हेलो, हाँ जी, ठीक वैल्यू आ रही है। इसको फिर से देखिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये जो था हमारा 5.87 और प्लस था 1.042। ठीक है, इसका हमने जो है इनवर्स ले लिया 1/x करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसको हमने 5.87 से हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। तो ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास कंपोजिट रिलायबिलिटी की 0.849। ठीक है, 0.849 ये हमारे पास कंपोजिट रिलायबिलिटी की आ गई। लेकिन इंटरनल, वैसे हम उस वैल्यू को इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि एनालाइज इंटरनल कंसिस्टेंसी के थ्रू जो क्रोनबेक अल्फा की है रिलायबिलिटी एनालिसिस, और ये तीनों वेरिएबल जो हमने यहाँ पर पहले से ही रखे हुए हैं, और इसको ओके करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है ये आ गई क्रोनबेक अल्फा की वैल्यू 0.685। तो ये अंडर एस्टिमेट करके बता रहा है, इसीलिए जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0.849 आ रही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हम जो है कंपोजिट इंटरनल कंसिस्टेंसी के लिए निकाल सकते हैं। अब दूसरा है इंडिकेटर रिलायबिलिटी। इंडिकेटर रिलायबिलिटी हमारी निकलेगी कि जो हमने फैक्टर, मान लीजिए एक फैक्टर में 3 क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारे पास जो आउटर लोडिंग की वैल्यू है, इसी को जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इंडिकेटर जो रिलायबिलिटी है, इंडिकेटर की रिलायबिलिटी आ जाएगी। जैसे पहला वाला है हमारा 0.84, चलिए यही मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 0.712। तो ये हमारी जो है इसकी इंडिकेटर रिलायबिलिटी आएगी। देखिए इसकी भी इंडिकेटर रिलायबिलिटी आ गई। जब इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, तब आ गया, फिर इसका स्क्वायर किया हमने, तब ये हमारे पास इसका भी इंडिकेटर का रिलायबिलिटी आ गया। इसके बाद जो है हमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी के लिए हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस आउटर लोडिंग का इसका स्क्वायर प्लस आउटर लोडिंग का इसका स्क्वायर, और तीनों को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड आना चाहिए, आ जाता है। अब देखिए इसमें जो है इसका स्क्वायर, हमने कहा है कि एक इसका स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर तो हम पहले निकाल ही चुके हैं। ये देखिए 3 जो स्क्वायर है हमारे, इनको ऐड कर लेंगे हम, और ऐड करने के बाद इनका एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएंस, जो वेरिएंस हमने लिया था उसका एवरेज आ जाएगा 708, और फिर इसको हमने प्लस किया 0.627, फिर हमने प्लस किया 0.623। तो ये हमारे पास जो है आ गया है, तीनों का सम कर दिया। अब इसका हमें एवरेज लेना है, डिवाइड कर देंगे हम 3 से, चूंकि 3 ही क्वेश्चन से 3 आइटम्स थे, तो 0.652, देखिए इसमें यहाँ पर जो आ रहा है 0.653। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड आ जाएगा। और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू हमारी जो है ये डिजायरेबल है, और चूंकि ये वैल्यू हमारी 50% से ज्यादा आ रही है। इसी तरीके से जो दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्ट, इसकी भी हमने एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू निकाली, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तीनों को सम किया और डिवाइडेड किया 3 आइटम से, तो हमारे पास ये आ गया। तो तीनों इन जो 4 कंस्ट्रक्ट है, चारों कंस्ट्रक्ट में हमारे पास जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है जो है उस स्केल की है, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारी सभी की 0.6 से ज्यादा आ रही है।
अब डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के दो तरीके हैं, एक तो है फर्स्ट क्राइटेरिया में एंड इंडिकेटर्स आउटर लोडिंग। देखिए आउटर लोडिंग ऑन द एसोसिएटेड कंस्ट्रक्ट, मतलब जैसे ये आउटर लोडिंग है, इससे एसोसिएटेड कंस्ट्रक्ट ये हो गए हमारे पास, ठीक है, ये एसोसिएटेड कंस्ट्रक्ट के वैल्यू है, शुड बी ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स लोडिंग ऑन द अदर कंस्ट्रक्ट। तो इसमें ये दैट इज क्रॉस लोडिंग। जैसे हम फैक्टर एनालिसिस में क्रॉस लोडिंग चेक करते थे, वैसे ही इसमें क्रॉस लोडिंग की भी एक टेबल अलग से आ जाती है। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास आउटर लोडिंग की वैल्यू आ गई है और आउटर लोडिंग के साथ ही हमारे पास जो दूसरी वैल्यू भी क्रॉस लोडिंग की आ जाती है। ये देखिए क्रॉस लोडिंग, ये क्रॉस लोडिंग की वैल्यू। तो हमें यहाँ पर समझना क्या है कि जो ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हम तभी कहेंगे जब इसकी वैल्यू, जो ये वैल्यू है इमेज और एक इमेज वन का जो क्वेश्चन है, ये आउटर लोडिंग की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इन बाकी तीन कंस्ट्रक्ट में इसकी वैल्यू से। तो देखिए यहाँ पे ज्यादा है क्योंकि इसकी 0.4 0.8 है, बाकी में 0.5 0.58 0.4, तो तीनों में कम है। यहाँ पर 0.7 है देखिए इस इंडिकेटर की जो आउटर लोडिंग की वैल्यू, और बाकी में 0.27 0.4। तो मतलब जो इसके जैसे इसमें लिखा एसोसिएटेड कंस्ट्रक्ट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ इट्स लोडिंग ऑन द अदर, तो यहाँ भी इसमें ज्यादा आ रही है तीनों में। देखिए 0.78 है, तीनों में कम है। और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे 0.39 0.49 0.32, जबकि हमारी है 0.768। तो कहने का मतलब है कि जो क्रॉस लोडिंग में हमने वैल्यू चेक की है सभी में इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो हम कहेंगे कि ये इसकी जो वैलिड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है वो सही है, ठीक है। दूसरा तरीका है जो काफी पॉपुलर है, वो है फॉर्नल एंड लार्कर क्राइटेरिया। ये भी काफी इसको हम देखते हैं कि काफी बहुत लोग इसको यूज करते हैं और टेस्टेड है ये क्राइटेरिया काफी। तो इसमें हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है इमेज टू इमेज, ये जो है हमारे एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड हमें टेबल से ही आ जाती है। देखिए जैसे इमेज की एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड 0.6538, और ये हम देखिए पहले यहाँ भी निकाल चुके हैं। पहले वाली जो आउटर लोडिंग वाली टेबल है 0.6538, ठीक है, और ये हमें जो है उसके थ्रू भी मिल जाती है एवरेज। ये देखिए ये वैल्यू आ गई पॉइंट, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की। तो ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी आउटपुट में आ जाती है। अब इसमें देखिए जो ये हमने वैल्यूज ली है, ये वैल्यूज तो हमारे पास थी, चारों की चारों वैल्यू आ गई थी कैलकुलेट होने के बाद। अब जो लॉयल्टी जो एक कंस्ट्रक्ट है उसका इमेज के साथ जो कोरिलेशन है वो स्क्वायर्ड कोरिलेशन, अब हमने लॉयल्टी और इमेज के साथ जो कोरिलेशन है उसको स्क्वायर कर दिया है ना। स्क्वायर करने के बाद उसकी जो वैल्यू आई है 0.223। तो देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट का कोरिलेशन भी दिया हुआ होगा, ये देखिए ये है इमेज और लॉयल्टी, जो दो कंस्ट्रक्ट हैं इनके बीच का कोरिलेशन। जब हमने इसको स्क्वायर किया, जैसे ये वैल्यू है हमारे पास 0.4725, तो ये हमारे पास आ गया 0.223। तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 0.223, ठीक है। ऐसे ही सेटिस्फैक्शन और इमेज के बीच में जो कोरिलेशन आया उसको भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की, या जो हमारे पास हम लोग जो कंस्ट्रक्ट ले रहे हैं वो तभी हमारे डिस्क्रिमिनेंट होंगे उस पर्टिकुलर मॉडल के जब उनकी एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी स्क्वायर्ड कोरिलेशन से। तो देखिए यहाँ पर 0.23 है, यहाँ 0.3 है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारी 0.6538 आ रही है, जबकि किसी में भी 0.438 से ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसमें जो है 0.61 आ रहा है,
ये वैल्यू भी देखिए इससे कम है, ये वैल्यू भी इससे कम आ रहा है, ये वैल्यू हम चेक करते हैं 0.7308, ये भी इससे कम आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो मॉडल हमारा जो आया है डिस्क्रिमिनेंट वैलिड तभी होगा जब एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू ज्यादा होंगी स्क्वायर्ड कोरिलेशन से। तो इसमें हम पहले क्राइटेरिया से भी हम देखते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो डिस्क्रिमिनेंट है, उसमें वैलिडिटी उस मॉडल के कंस्ट्रक्ट्स की, और इसकी जो फॉर्नेल एंड लार्कर का क्राइटेरिया इसके थ्रू भी है। अब ये जो है इसका हमें इस तरीके से देखिए, अब हमें ये जो मॉडल है इसकी वैल्यूज हमको इस तरीके से इस फॉर्म में हमें रखना है। तो ये हमारे पास जैसे इमेज का हमने बताया था, तो इस तरीके से हम जो है ये इंडिकेटर की वैलिडिटी भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ये जैसे देखिए हमने 0.8426 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 0.7, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.7, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है तो इसको चूंकि ये इसमें लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये पीडीएफ फाइल में है। तो इस तरीके से हम जो है 0.709 ये इस पर्टिकुलर आइटम की इंडिकेटर की रिलायबिलिटी आ गई। इस तरीके से इसका जब स्क्वायर करेंगे हम आउटर लोडिंग का तो हमारे पास इंडिकेटर रिलायबिलिटी आ जाएगी। तो सभी की इंडिकेटर रिलायबिलिटी हमारे पास इस तरीके से आ जाती है। फिर जो कंपोजिट रिलायबिलिटी है, कंपोजिट रिलायबिलिटी जो भी हमने फाइंड आउट की है, कंपोजिट रिलायबिलिटी हमने फाइंड की थी कि वो आ रही थी 0.4849। तो यहाँ पे जो है इसमें जो कंपोजिट रिलायबिलिटी हमारी इन तीनों की एक होगी, इसको जो हम मर्ज कर लेंगे इनको तीनों को, ठीक है ना, तो इनकी तीनों की 0.849 आ गई। ऐसे ही लॉयल्टी की भी हमारी अलग कंपोजिट रिलायबिलिटी आ जाएगी, सेटिस्फेक्शन की भी आ जाएगी, सर्विस की भी आ जाएगी, और तीनों का जो एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, चारों जो कंस्ट्रक्ट है इनका भी आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हम जो है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड निकालेंगे इमेज का, लॉयल्टी का, सेटिस्फेक्शन का और सर्विस का, और फिर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी लिख लेंगे हम। इमेज वैलिडिटी, इमेज की जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी उसको भी यस, लॉयल्टी की भी यस, सेटिस्फेक्शन की भी यस, सर्विस की भी यस, तो सबके जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी भी हमारी आ रही है। तो फाइनली हमें जो अपना रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है उसको उसकी समरी इस तरीके से बना सकते हैं। जो अभी हमने पहले सारा काम किया उसको हम इसमें एक समरी की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।